आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लोज नंबर 116 से करना शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 2 करना शुरू किया था, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स को डिटेल में किया था। आज हम आगे करना शुरू करेंगे बिजनेस रिप्लाई सर्विस के बारे में, व्यापार उत्तर सेवा के बारे में। क्लोज नंबर 116 में आता है डिस्क्रिप्शन बिजनेस रिप्लाई सर्विस के विवरण। Under this service, a person who wishes to obtain a reply from his client without putting him to the expenditure of postage charges may attach or enclose with his communication an addressed reply card, envelope or label. इस सेवा में कौन सी सेवा? बिजनेस रिप्लाई सर्विस। इस सेवा में कोई भी व्यक्ति जो अपने ग्राहक से एक रिप्लाई या फिर उत्तर प्राप्त करना चाहता है विदाउट पुटिंग हिम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ पोस्टेज चार्जेस, लेकिन वो व्यक्ति ये भी चाहता है कि उसके ग्राहक को इस उत्तर या इस रिप्लाई को भेजने के लिए कोई भी पोस्टेज चार्जेस या डाक शुल्क का भुगतान ना करना पड़े, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? मे अटैच और एनक्लोज विद हिज कम्युनिकेशन एन एड्रेस्ड रिप्लाई कार्ड, एनवलप और लेबल। तो वो अपने संचार या अपने कम्युनिकेशन के साथ संबोधित किया हुआ रिप्लाई कार्ड, एनवलप या लेबल संलग्न कर सकता है। बिजनेस रिप्लाई सर्विस में क्या है? इस सेवा में यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपने क्लाइंट से एक उत्तर प्राप्त करे, अपने क्लाइंट से एक रिप्लाई प्राप्त करे, लेकिन इसके लिए उसके क्लाइंट को कोई भी पोस्टेज चार्जेस का भुगतान ना करना पड़े, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने कम्युनिकेशन या अपने संचार के साथ संबोधित किया हुआ रिप्लाई कार्ड, रिप्लाई एनवलप या फिर लेबल संलग्न कर सकता है। सच कार्ड, एनवलप और लेबल पोस्टेड बाई क्लाइंट इन ऑर्डिनरी मैनर। फिर देखिए व्यक्ति ने क्या किया? अपना संचार भेजा, संचार के साथ उसने संबोधित किया हुआ कार्ड, एनवलप या लेबल संलग्न कर दिया ताकि उसका जो क्लाइंट है, उसका जो ग्राहक है, उसको एक रिप्लाई कर सके। फिर जैसे ये कार्ड, एनवलप और लेबल क्लाइंट के द्वारा फिर से पोस्ट किया जाएगा उत्तर के साथ, इसको वह सामान्य तरीके से पोस्ट करेगा, लेकिन इसके लिए उसको कोई भी डाक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। तो कोई भी व्यक्ति जो चाहता है अपने क्लाइंट से एक रिप्लाई पाना, वो क्या कर सकता है? वो इसका यूज़ कर सकता है बिजनेस रिप्लाई सर्विस का, जहां वो अपने ग्राहक से ये चाहता है कि रिप्लाई तो उसे भेजे, लेकिन ग्राहक को उस रिप्लाई के लिए कोई भी पोस्टेज चार्जेस ना देने पड़े। तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने संचार के साथ एड्रेस किया हुआ या संबोधित किया हुआ रिप्लाई कार्ड, एनवलप या लेबल संलग्न करके भेज सकता है। फिर क्लाइंट जब अपना रिप्लाई भेजेगा इसके माध्यम से, कार्ड, एनवलप या लेबल के माध्यम से, तो सामान्य तरीके से वो इसको पोस्ट करेगा, लेकिन बिना डाक टिकटों के। इसके लिए उसे कोई भी पोस्टेज चार्जेस नहीं देने होंगे। Usual postage charges plus 1 rupees for handling for each article will be collected from the addressee। फिर यहाँ पे इस सेवा के लिए क्या होता है? जो भी यूजुअल पोस्टेज चार्जेस बनते हैं, अब जब उसने रिप्लाई भेजा है तो उसका एड्रेसी कौन हो जाएगा? वह व्यक्ति हो जाएगा जिसने अपने संचार के साथ वो रिप्लाई कार्ड, एनवलप या लेबल लगाकर भेजा था। तो फिर ये जो भी कार्ड, एनवलप या फिर लेबल प्राप्तकर्ता के पास पहुंचेगा, यानी कि क्लाइंट ने उसे भेजा है उस व्यक्ति के लिए जिसने शुरुआत में संचार के साथ इनको संलग्न करके भेजा था। तो एड्रेसी या फिर प्राप्तकर्ता को जिसने शुरुआत में अपना संचार भेजा था, उसको सामान्य डाक शुल्क देना होगा और साथ में 1 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा फॉर ईच आर्टिकल विल बी कलेक्टेड फ्रॉम दी एड्रेसी। और 1 रुपया कैसे? किसके लिए? हैंडलिंग चार्जेस के रूप में उसे देना होगा। क्लोज नंबर है 117 कंडीशंस ऑफ पोस्टिंग। इसको पोस्ट करने की क्या क्या शर्तें हैं? बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट शुड टेक आउट फ्रॉम द हेड ऑफ डिवीजन। व्यावसायिक उत्तर सेवा परमिट हेड ऑफ डिवीजन से लिया जा सकता है। बिजनेस रिप्लाई सर्विस का जो परमिट है, परमिट किसके द्वारा दिया जाता है? हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा दिया जाता है, यानी कि सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के द्वारा दिया जाता है।
Application along with complete printed proofs of card, envelopes, wrappers should be forwarded to the postmaster of office to which the business reply correspondence is to be returned. इसके लिए जो आवेदन होगा, जो एप्लीकेशन होगी, उसके साथ प्रिंटेड प्रूफ्स ऑफ कार्ड, एनवर्ब्स और रैपर उस कार्यालय के पोस्ट मास्टर को भेजे जाएंगे जिस कार्यालय में इसको बिजनेस रिप्लाई कोरेस्पोंडेंस को रिटर्न किया जाना है, वापस किया जाना है। तो बिजनेस रिप्लाई सर्विस के लिए जो परमिट है वो आपको हेड ऑफ डिवीज़न से मिलेगा। इसके लिए जो आवेदन है, आवेदन के साथ प्रिंटेड प्रूफ कार्ड, ठीक है, प्रिंटेड प्रूफ किसके, कार्ड्स के, एनवर्ब्स के और रैपर्स के, किस कार्यालय को भेजे जाएंगे, उस कार्यालय के पोस्ट मास्टर को भेजे जाएंगे जहां पर बिजनेस रिप्लाई कोरेस्पोंडेंस वापस लौट कर आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फीस फॉर परमिट रिकवर्ड इन एडवांस फ्रॉम एप्लीकेंट। बिजनेस रिप्लाई परमिट के लिए जो शुल्क होता है या इसके लिए जो भी राशि ली जाती है उसको एडवांस में रिकवर किया जाता है। तो परमिट के लिए शुल्क आवेदक से अग्रिम में वसूल किया जाएगा, एडवांस में लिया जाएगा। और इसके लिए जो शुल्क है वो क्या है? अगर आप बिजनेस रिप्लाई परमिट पहले क्वार्टर में लेते हैं, पहले क्वार्टर में कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में लेते हैं। अब कोई भी फाइनेंशियल ईयर है उसकी शुरुआत कब से होती है? 1 अप्रैल से शुरू होती है। क्वार्टर का क्या अर्थ हो जाएगा? तिमाही। एक तिमाही मतलब कि 3 महीने। तो 1 अप्रैल से लेके अप्रैल के बाद मई, जून, ठीक है, जून के लास्ट तक, तो अप्रैल मंथ आ गया, अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून, इन 3 महीनों के लिए क्या हो जाएगा? पहला क्वार्टर हो जाएगा। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट लेते हैं तो उसके लिए 200 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। कई बार आपसे मंथ भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आप मई मंथ में बिजनेस रिप्लाई परमिट लेते हैं तो कितने चार्जेस लगेंगे। तो पहले क्वार्टर के लिए 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में बिजनेस रिप्लाई परमिट लेने पर 200 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे। फिर दूसरी तिमाही में अगर लेते हैं, ठीक है, पहली तिमाही कब से कब तक? 1 अप्रैल से 30 जून तक। दूसरी तिमाही 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। इसके बीच में बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट लेना है तो इसके लिए 150 रुपये फीस लगेगी। थर्ड क्वार्टर में अगर आप बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट लेते हैं यानी कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट लेने पर 100 रुपये फीस लगेगी। वहीं पर अगर आप 4th क्वार्टर में लेते हैं तो 1 जनवरी से 30 मार्च के बीच में बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट लेने पर फीस लगेगी 50 रुपये। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद कर लेनी है। बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट shall remain in force up to 31st March of the financial year in which it is issued. बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक लागू रहता है जिसमें इसे जारी किया जाता है। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में, जिस भी वित्तीय वर्ष में बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट को जारी किया जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ही ये फोर्स में रहेगा, यानी कि उसके बाद ये क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। तो मान लीजिए जैसे आप 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट लेते हैं तो ये कब जाके एक्सपायर हो जाएगा? अब 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगा। फिर ये जो बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट है कब जाके एक्सपायर हो जाएगा? मार्च 2025 में, 31 मार्च 2025 में जाकर ये समाप्त हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो बिजनेस रिप्लाई सर्विस का परमिट आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर में लेते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च तक ये लागू रहता है। रीन्यू इन मंथ ऑफ मार्च, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट को रीन्यू कब किया जाता है? प्रत्येक वर्ष से 31 मार्च, ठीक है, मार्च के मंथ में 31 मार्च से पहले पहले मार्च के महीने में आपने इसको रीन्यू करना होता है। और रीन्यू जो आप करेंगे वो रिन्यूएबल पीरियड कितने समय तक रहेगा? फॉर 1 ईयर बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल।
तो जो भी आपका बिजनेस रिप्लाई सर्विस का परमिट है इसको मार्च के महीने में रीन्यू किया जाता है। रीन्यू किया जाएगा 1 वर्ष की अवधि के लिए। कौन सा वर्ष? फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर की अवधि के लिए इसको रीन्यू किया जाता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं 2024-25 में आपने क्या लिया? बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट लिया। ये एक्सपायर कब हो जाएगा? 31 मार्च 2025 में जाके ये क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपको इसका जो रिन्यूअल करना है वो कब करना है? 2025 के मार्च महीने में करना है। 2025 के मार्च महीने में आप इसको रीन्यू करेंगे। अगर आप इसको मार्च महीने में रीन्यू करते हैं तो इसके रिन्यूअल की जो अवधि है वो कब से शुरू हो जाती है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से इसके रिन्यूअल पीरियड की बिगिनिंग हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब शुरू होगा? 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा। तो जो भी बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट होगा उसके रिन्यूअल की बिगिनिंग भी 1 अप्रैल 2025 से हो जाएगी और 2026 31 मार्च तक वो फोर्स में रहेगा। Permit shall be cancelled if there is default in payment of postage due on such cards and envelopes. अगर ऐसे कार्डों या एनवल्प्स पर देय डाक शुल्क के भुगतान में डिफॉल्ट कोई भी होता है, कोई भी चूक हो जाती है, बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट को कैंसिल कर दिया जाएगा। नो पीरियड ऑफ ग्रेस इज देयर फॉर रिन्यूअल ऑफ परमिट। परमिट के नवीकरण के लिए कोई भी आपको अनुग्रह की अवधि नहीं दी जाती है। यानी कि इसमें जो मार्च का महीना बताया गया है इसको रीन्यू करने के लिए उस महीने में, मार्च महीने में अगर आप इसको रीन्यू नहीं करते हैं 31 मार्च के बाद इसको फिर से रीन्यू नहीं किया जाएगा। इसमें आपको ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। ये नहीं कि आपको फिर अप्रैल के 15 दिन दे दिए, इस तरह से कोई समय अवधि नहीं मिलेगी। आपको मार्च महीने में इसको रीन्यू करना है, नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मिनिमम साइज ऑफ बिजनेस रिप्लाई एनवलप शैल कन्फर्म टू मिनिमम साइज ऑफ कवर्स ऑफ लेटर्स। व्यावसायिक उत्तर लिफाफे का न्यूनतम आकार पत्रों के कवर के लिए न्यूनतम आकार के अनुरूप होगा। जैसे हमने लेटर्स की बात की थी पिछली वीडियो में, तो लेटर जो होते हैं उनके कवर के लिए जो साइज निर्धारित किए गए हैं वही साइज रहेंगे बिजनेस रिप्लाई एनवलप के लिए। बिजनेस रिप्लाई एनवलप का जो साइज होगा, मिनिमम साइज या मैक्सिमम साइज, जो भी साइज होगा वो किसके लिए निर्धारित साइज के समान होगा? लेटर्स या पत्रों के लिए निर्धारित साइज के समान होगा। बिजनेस रिप्लाई कार्ड की बात करें, शैल कन्फर्म इन साइज एंड क्वालिटी विद द कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर। निजी निर्माण वाले जो कार्ड होते हैं, पिछली वीडियो में हमने किया था उनके बारे में कि जो प्राइवेट मैन्युफैक्चर वाले कार्ड होते हैं उनके लिए जो साइज और क्वालिटी निर्धारित की गई है, ठीक है, उनके लिए जो साइज और क्वालिटी निर्धारित की गई है और साथ में उनके लिए जो भी कंडीशंस या शर्तें हैं वो सारी बिजनेस रिप्लाई कार्ड के लिए भी लागू होती हैं। The address side of each such card which must be of the following pattern must be reserved fully for the particulars given in sub clause 4। अभी हम सब क्लोज 4 नीचे करेंगे। तो बिजनेस रिप्लाई कार्ड जो होंगे उनकी जो एड्रेस साइड होगी, पते वाली साइड होगी, वो किसके लिए रिजर्व रहेगी? वो हम सब क्लोज 4 अभी नीचे करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा, उन सारी चीज़ों के लिए रिजर्व रहेगी। एट द अदर साइड में बी यूज्ड बाय सेंडर फॉर द पर्पस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो जो फ्रंट साइड या आप एड्रेस साइड जिसे कहते हैं बिजनेस रिप्लाई कार्ड की, वो किन चीज़ों के लिए आरक्षित रहेगी? सब क्लोज 4 में दिए गए पर्टिकुलर्स के लिए आरक्षित रहेगी। हम नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। और उसके जो दूसरी साइड होगी, यानी कि एड्रेस साइड की जो बैक साइड होगी बिजनेस रिप्लाई कार्ड की, वो किसके द्वारा यूज की जाती है? प्रेषक के द्वारा यूज की जाती है।
क्यों यूज़ की जाती है? फॉर द पर्पस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, अपना लिखित संचार देने के लिए या लिखित संचार को लिखने के उद्देश्य से प्रेषक के द्वारा उसका यूज़ किया जाता है। तो एड्रेस साइड जो है वो किसके लिए आरक्षित रहेगी? हम करेंगे सब क्लोज 4 में। और जो सेंडर के द्वारा कम्युनिकेशन लिखने के उद्देश्य से यूज़ की जाएगी वो कौन सी साइड होगी? बिजनेस रिप्लाई कार्ड की बैक साइड होगी। Provided that nothing shall be attached to any side of such card except, दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये बताई है कि आपने बिजनेस रिप्लाई कार्ड के किसी भी साइड में, चाहे फ्रंट साइड है चाहे बैक साइड है, कुछ भी संलग्न नहीं करना है सिवाय नीचे दी गई चीज़ों के। क्या बिजनेस रिप्लाई कार्ड के फ्रंट साइड या आप एड्रेस साइड बोल सकते हैं और बैक साइड बोल सकते हैं, कुछ भी आपने संलग्न नहीं करना है सिवाय निम्नलिखित चीज़ों के। इन द केस ऑफ एड्रेस साइड के मामले में और बिजनेस रिप्लाई लेवल रेफर्ड इन सब क्लोज 4, तो बिजनेस रिप्लाई कार्ड का जो एड्रेस साइड या पता पक्ष होगा जैसे हमने ऊपर किया वो आपको सब क्लोज 4 में मिलेगा। इसमें मिलेगा कि क्या क्या आप उस साइड में लिखेंगे या क्या क्या इस साइड में हो सकता है। अगर हम बात करें दूसरी साइड की, एड्रेस साइड के अलावा जो दूसरी साइड होगी वहां पर क्या हो सकता है? गम्ड लेवल नोट एक्सीडिंग 5 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, completely adherent to card and wearing name and address of sender of card, गोंद लगा हुआ लेवल जो 5 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, जो पूरी तरह से कार्ड के साथ चिपका होना चाहिए और जिस पर कार्ड भेजने वाले का नाम और पता लिखा होना चाहिए। तो एड्रेस साइड में यहाँ पे सब क्लोज 4 में जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी हो सकती हैं, और एड्रेस साइड की जो दूसरी साइड होगी वहाँ पर क्या हो सकता है? गोंद लगा हुआ एक लेवल हो सकता है। इस गोंद लगे हुए लेवल का साइज 5 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल कार्ड के साथ चिपका होना चाहिए, और इसके ऊपर क्या हो सकता है? वेयरिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर ऑफ कार्ड, उस कार्ड को भेजने वाले ने उस कार्ड के प्रेषक का नाम और पता हो सकता है। एनग्रेविंग्स, इलस्ट्रेशंस, ड्राइंग एंड फोटोग्राफ ऑन वेरी थिन पेपर कंप्लीटली एडहेरेंट टू कार्ड। उसके बाद एड्रेस साइड की जो दूसरी साइड होगी उसमें क्या हो सकता है? ऑन वेरी थिन पेपर, बहुत ही पतले कागज पर एनग्रेविंग हो सकती है, कोई नक्काशी हो सकती है, कोई भी चित्रण या कोई भी ड्राइंग या फोटोग्राफ हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से कार्ड के साथ चिपकी होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा एड्रेस साइड के दूसरी साइड में क्या क्या हो सकता है। अब हम करेंगे कि जो बिजनेस रिप्लाई कार्ड की एड्रेस साइड होगी उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। Business reply cards, envelopes and labels must wear on the address side either printed thereon or on a label affixed thereto. बिजनेस रिप्लाई कार्ड, एनवल्प या लेवल के एड्रेस साइड पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो प्रिंट की हुई हों या फिर किसी लेवल के ऊपर हों, जिन्हें उस लेवल और जो लेवल इस तरह के बिजनेस रिप्लाई कार्ड, एनवल्प या लेवल के ऊपर चिपकाया जा सकता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ परमिट होल्डर टू whom कार्ड और एनवल्प इज टू बी डिलीवर्ड। सबसे पहले परमिट होल्डर का नाम और पता हो सकता है जिसको वो कार्ड या एनवल्प का वितरण किया जाना है। तो बिजनेस रिप्लाई कार्ड, एनवल्प या लेवल के एड्रेस साइड पर परमिट होल्डर का नाम और पता हो सकता है जिसको वो कार्ड या एनवल्प का वितरण किया जाना है। फिर दूसरे नंबर पर परमिट नंबर हो सकता है, परमिट संख्या हो सकती है। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस इशूइंग द परमिट, परमिट जारी करने वाले डाकघर का नाम हो सकता है। टू वर्टिकल थिक लाइंस इन ब्लैक और एनी अदर कलर नियर राइट हैंड एज, दाहिने हाथ के किनारे के पास काले या किसी अन्य रंग की दो मोटी खड़ी रेखाएं हो सकती हैं। The words business reply card, business reply envelope, business reply label as the case may be, ठीक है। अगर आप कार्ड भेज रहे हैं तो बिजनेस रिप्लाई कार्ड लिखा होना चाहिए, अगर आप एनवल्प भेज रहे हैं तो बिजनेस रिप्लाई एनवल्प, अगर आप लेवल भेज रहे हैं तो बिजनेस रिप्लाई लेवल। इस तरह से जो भी चीज़ आप भेज रहे हैं उसके अनुसार उसके ऊपर ये शब्द लिखे होने चाहिए। और क्या लिखा होना चाहिए? नो पोस्टेज स्टैम्प्स नेसेसरी और पोस्टेड इन इंडिया,
कोई भी डाक टिकट की आवश्यकता नहीं है, या फिर पोस्टेड इन इंडिया, भारत में पोस्ट किया गया है, ये शब्द उसके ऊपर होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, वर्ड्स पोस्टेज विल बी पेड बाय एड्रेसी, ये शब्द भी उसके ऊपर लिखे होने चाहिए कि जो भी डाक शुल्क होगा उसका भुगतान प्राप्तकर्ता के द्वारा किया जाएगा। सफिशिएंट स्पेस शुड बी लेफ्ट फॉर पोस्ट मार्क्स एट द टॉप ऑफ द कार्ड और एनवल्प, कार्ड और एनवल्प के ऊपर टॉप पर पोस्ट मार्क्स देने के लिए सफिशिएंट जगह, आपको सफिशिएंट स्थान छोड़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो सकती हैं, पता पक्ष वाली तरफ हो सकती हैं। The above entries on the business reply card, envelope or labels may be printed in English, Hindi or in any regional language। तो ये जितनी भी ऊपर प्रविष्टियाँ बताई गई हैं जो एड्रेस साइड पर करी जाएंगी, ये किस भाषा में हो सकती हैं, ये इंग्लिश में भी हो सकती हैं, हिंदी में भी, या फिर किसी भी और क्षेत्रीय भाषा में हो सकती हैं। लेकिन जो सर्विस इंडिकेशंस होंगी, ठीक है, ऊपर दी गई जो भी प्रविष्टियां हैं वो किस भाषा में, इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में हो सकती हैं। लेकिन जो सर्विस इंडिकेशंस होंगी, जो सेवा संकेत होंगे, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क के भुगतान के संबंध में निर्देश, या फिर पर्टिकुलर्स ऑफ द परमिट नंबर, परमिट संख्या के जो विवरण आप लिखेंगे, ये सिर्फ या तो हिंदी में लिखने हैं या फिर आपको इंग्लिश में लिखने हैं। कौन सी चीज़ें सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में होंगी, सर्विस इंडिकेशंस और परमिट नंबर के पर्टिकुलर्स या विवरण सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में होने चाहिए, उनको आप रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। उसके बाद द नेम ऑफ द पोस्ट टाउन शुड आल्सो बी मेंशन्ड इन इंग्लिश एट द एंड, सबसे लास्ट में आपको पोस्ट टाउन का नाम लिखना है, वो भी सिर्फ इंग्लिश में, वहाँ पे आप लोकल लैंग्वेज या हिंदी का यूज़ नहीं करेंगे। दैट ऑल फिगर्स शुड बी शोन इन द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ न्यूमेरियल्स, और जितने भी फिगर्स या जितने भी अंक लिखे जाएंगे इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ न्यूमेरियल्स का यूज़ वहाँ पे आप करेंगे। A business reply card shall not be folded, cut or otherwise altered। बिजनेस रिप्लाई कार्ड को ना तो आप फोल्ड करेंगे, ना ही कट करेंगे, और ना ही उसको अल्टर किया जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स में बी सेंट आउट एज रिप्लाई पोर्शंस ऑफ डबल पोस्ट कार्ड्स। बिजनेस रिप्लाई कार्ड के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लाई पोर्शंस ऑफ डबल पोस्ट कार्ड, इनके दो पोस्ट कार्ड के रिप्लाई पोर्शंस का यूज़ कर सकते हैं, और मे बी एनक्लोज्ड विद अदर मैटर, या फिर किसी अन्य मैटर या सामग्री के साथ भी इसको संलग्न कर सकते हैं। बट बिजनेस रिप्लाई एनवल्प्स मस्ट बी एनक्लोज्ड विद अदर मैटर, ये तो यहाँ पे इसके लिए बताया कि ऐसा हो सकता है कि आप डबल पोस्ट कार्ड के रिप्लाई पोर्शंस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको अदर मैटर के साथ भी संलग्न कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप करेंगे, लेकिन जो बिजनेस रिप्लाई एनवल्प होंगे मस्ट बी एनक्लोज्ड विद अदर मैटर, उनको दूसरे किसी सामान के साथ संलग्न किया ही जाएगा। ठीक है, जो कार्ड होंगे उनके लिए ऐसी कोई भी शर्त नहीं है, लेकिन बिजनेस रिप्लाई एनवल्प के लिए ये शर्त है कि उनको दूसरे किसी मैटर के साथ एनक्लोज किया जाएगा, संलग्न किया जाएगा। When business reply cards and envelopes are returned to office of origin, जब business reply card या envelope ऑफिस ऑफ origin को, इनके जहाँ से वो आए थे वहाँ को वापस लौटाए जाते हैं, they will be delivered to the person for whom they are intended, तो जिसके लिए भी ये भेजे गए हैं उस व्यक्ति को इनका वितरण किया जाएगा। लेकिन कैसे किया जाएगा, ऑन पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेबल देयर ऑन आइदर इन कैश और बाय एडजस्टमेंट अगेंस्ट एन एडवांस डिपॉजिटेड, तो इनका जब वितरण किया जाएगा उस व्यक्ति को जिसके लिए ये अभिप्रेत हैं या जिसके लिए ये भेजे गए हैं, तो उस व्यक्ति को जो भी इनके ऊपर पोस्टेज चार्जेस बनते हैं उनका भुगतान करना होगा, चाहे वो कैश में करे, चाहे वो बुक एडजस्टमेंट का यूज़ करे, एडवांस डिपॉजिट करके, वो उसकी मर्जी है। तो कैश या एडजस्टमेंट अगेंस्ट एडवांस डिपॉजिट का यूज़ करके इस तरह के बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स या एनवल्प्स के लिए उसको भुगतान करना होगा पोस्टेज चार्जेस का। क्लोज नंबर 118 है पेनल्टी फॉर इनफ्रिगमेंट ऑफ कंडीशंस, शर्तों के उल्लंघन के लिए क्या जुर्माना लगेगा। Infringement of any of the conditions will render the business reply card or envelopes liable to be treated as unpaid letter। अगर ये जो भी कंडीशंस दी गई हैं बिजनेस रिप्लाई कार्ड या एनवल्प के लिए उनको पूरा नहीं किया जाता है, अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो इस तरह के बिजनेस रिप्लाई कार्ड या एनवल्प को
अनपेड लेटर माना जाता है, अवैतनिक पत्र माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बुक पैकेट्स के बारे में। ठीक है, बुक पैकेट जो है द्वितीय श्रेणी की डाक में आते हैं, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी किया था। क्लोज नंबर 119 में क्या आता है? अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड बुक पैकेट्स। ऐसे बुक पैकेट जो अनपेड है या इनसफिशिएंटली पेड हैं। अनपेड बुक पैकेट्स विल बी चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विद डबल द पोस्टेज। अवैतनिक बुक पैकेट वितरण पर दोगुने डाक शुल्क के साथ वितरित किए जाएंगे। क्या मान लीजिए आपने एक बुक पैकेट भेजा, जो भी उसके ऊपर पोस्टेज चार्जेस बनते थे आपने उनका भुगतान नहीं किया, तो जब इनका वितरण किया जाएगा तो वितरण के समय पहले लगने वाले चार्जेस से दोगुने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। अगर इनसफिशिएंटली पेड बुक पैकेट्स हैं, यानी कि जो चार्जेस लगने थे, जैसे कि 10 रुपये लगने थे, आपने 5 रुपये दिए, तो जो भी डेफिशिएंसी या जो भी कमी होगी, कमी कितनी आ गई यहाँ पे 5 रुपये की, 5 रुपये आपने कम दिए, तो उस डेफिशिएंसी के दोगुने चार्जेस का भुगतान आपको करना होगा, यानी कि फिर 10 रुपये आपको देने होंगे इनसफिशिएंटली पेड बुक पैकेट के ऊपर। क्लोज नंबर 120 है कंटेंट्स, सामग्री, यानी कि बुक पैकेट में आप क्या क्या चीज़ों को भेज सकते हैं। बुक पैकेट्स में कंटेन, बुक पैकेट में क्या क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर्स, पब्लिकेशंस ऑफ ऑल काइंड्स, प्रिंटेड म्यूजिक बुक्स, papers, persimmons, cardboard, either blank or printed, not wearing any writing except below। बुक पैकेट में कोई भी समाचार पत्र हो सकता है, सभी प्रकार के प्रकाशन इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें प्रिंटेड म्यूजिक बुक्स हो सकती हैं, मुद्रित संगीत पुस्तकें हो सकती हैं, किसी भी तरह के पेपर हो सकते हैं, परचामेंट इसमें हो सकते हैं, इनके चरम पत्र हो सकते हैं, इसमें कार्डबोर्ड हो सकते हैं, गत्ते हो सकते हैं। गत्ते जो है वो खाली भी हो सकते हैं या उनके ऊपर कुछ प्रिंट किया हुआ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों को आप बुक पैकेट के अंदर भेज सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। प्रिंट किया हुआ हो सकता है लेकिन लिखा हुआ कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ लिखने की जो अनुमति होगी किन चीज़ों की होगी, कौन कौन सी चीज़ों को आप लिख सकते हैं? इन केस बुक्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड्स सच एज क्रिसमस, न्यू ईयर, बर्थडे, आईडी, विजोया कार्ड्स अलाउड। तो जैसे कि अगर आप क्या भेज रहे हैं, बुक्स या कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड कोई भेज रहे हैं, ठीक है, तो वैसे तो इसमें सारी चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप क्या भेजते हैं, बुक या कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड कोई भेजते हैं, जैसे कोई क्रिसमस कार्ड भेजा, न्यू ईयर कार्ड या बर्थडे कार्ड या फिर ईद बिजोया कार्ड, इस तरह का कुछ भी भेजा, तो किन चीज़ों को लिखने की अनुमति रहेगी? तो इनके मामले में आप प्राप्तकर्ता का नाम लिख सकते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, प्रेषक का नाम और पता लिख सकते हैं, तारीख लिखने की अनुमति होगी। नोट मोर देन 5 वर्ड्स और इनिशियल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के अधिकतम 5 शब्द या इनिशियल्स को लिखने की अनुमति आपके पास होगी। इसके अलावा और क्या रहेगा? स्टिक स्टैम्प्स एट टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ एड्रेस, एड्रेस के राइट हैंड कॉर्नर पर आप डाक टिकट लगा सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा कुछ भी लिखा हुआ इस तरह के कार्ड्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ इनवॉइसेस, बिल्स ऑफ लैडिंग, रिसिप्ट फॉर गुड्स एंड मनी, क्या कोई भी इनवॉइसेस हैं, कोई भी चालान है, या फिर कोई भी लादान के बिल हैं, बिल्स ऑफ लैडिंग हैं, या कोई भी रसीदें हैं, चाहे वो किसी सामान के लिए हैं, चाहे वो किसी पैसे के लिए हैं। रिटन अलाउड इन मैन्यूस्क्रिप्ट एंट्रीज, तो इसमें जो लेखन की अनुमति होगी वो कैसे होगी? मैन्यूस्क्रिप्ट में होगी, यानी कि इसमें पांडुलिपि एंट्रियाँ हो सकती हैं, उसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इन द केस ऑफ प्रिंटेड नोटिस, प्रिंटेड सर्कुलर्स, अगर कोई भी प्रिंटेड नोटिस भेजा जाता है या कोई भी प्रिंटेड सर्कुलर भेजा जाता है, यानी कि कोई भी प्रिंट किया हुआ परिपत्र भेजा जाता है, या फिर कोई भी प्रिंटेड इनविटेशन या प्रिंटेड क्या कह सकते हैं आप, आमंत्रण भेजा जाता है, निमंत्रण भेजा जाता है, तो कोई भी प्रिंटेड नोटिस है, प्रिंटेड सर्कुलर है या प्रिंटेड इनविटेशन है, द डेट एंड आवर ऑफ द ओकेजन टू विच दे रिलेट,
सबसे पहले इसमें क्या हो सकती है, डेट हो सकती है, डेट के साथ समय हो सकता है। कौन सा समय, ये जो भी आप नोटिस, जो भी सर्कुलर या इन्विटेशन भेज रही हैं वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, उस मौके के डेट और टाइम का इसमें लिखा हुआ हो सकता है कि वो मौका जो है या ओकेजन किस डेट को या किस समय पर है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, प्राप्तकर्ता का नाम और पता लिखा हुआ हो सकता है। नेम ऑफ द सेंडर, प्रेषक का नाम लिखा हुआ हो सकता है। एंड इन द केस ऑफ नोटिस ऑफ अ मीटिंग, द ऑब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग, अगर कोई भी नोटिस इस तरह का भेजा जा रहा है, प्रिंटेड नोटिस भेजा जा रहा है, तो उसमें और क्या चीज़ आप लिख सकते हैं कि उस मीटिंग का जो नोटिस भेजा जा रहा है उसके लिए नोटिस ऑफ मीटिंग, अगर कोई भी मीटिंग के रिलेटेड नोटिस भेजा जा रहा है तो मीटिंग जो होगी उसका उद्देश्य या ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन सारी चीज़ों को लिखने की अनुमति आपको रहेगी प्रिंटेड नोटिस, प्रिंटेड सर्कुलर्स और प्रिंटेड इन्विटेशंस में। In the case of printed market reports, quotations for goods and price lists, necessary entries relating to particulars of prices। फिर उसके बाद क्या है, मुद्रित बाजार रिपोर्ट, माल के लिए कोई कोटेशन है या फिर मूल्य सूची है। इन सभी के मामले में किस चीज़ को लिखने की अनुमति होगी, एंट्रीज रिलेटिंग टू पर्टिकुलर्स ऑफ प्राइसेस, कीमतों के विवरण से संबंधित जो भी एंट्रीज या प्रविष्टियां होंगी वो लिखने की अनुमति आपको रहेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। इन द केस ऑफ प्रिंटेड नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम पोस्टेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा प्रीमियम के भुगतान के संबंध में कोई भी प्रिंटेड नोटिस जब जारी किया जाता है, उस प्रिंटेड नोटिस में क्या क्या चीज़ों को लिखने की अनुमति होती है। डेट लिखी हो सकती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंश्योरेंट, जो भी भुगतान करता है या फिर जिसके लिए जिसका भी वो बीमा करता है उस इंश्योरेंट का नाम और पता हो सकता है। नेम ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट का नाम हो सकता है। नेम ऑफ द ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी एट विच द प्रीमियम इज पेएबल, क्या उस कंपनी ने, जिस कंपनी ने वो नोटिस भेजा है उस कंपनी की उस शाखा का नाम हो सकता है जहाँ पे आपको वो प्रीमियम का भुगतान करना है। द सम एश्योर्ड अंडर द पॉलिसी, उस पॉलिसी में कितना सम एश्योर्ड है। नंबर ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी का नंबर। अमाउंट हो सकती है कितनी की वो अमाउंट है उस पॉलिसी की, और रेफरेंस नंबर हो सकता है। इस तरह की चीज़ों को लिखने की अनुमति रहेगी जब भी किसी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रीमियम भुगतान के संबंध में कोई भी प्रिंटेड नोटिस भेजा जाता है। प्रूफ करेक्शंस इन प्रूफ शीट्स एंड म्यूजिक शीट्स, प्रूफ शीट्स या म्यूजिक शीट्स में करेक्शंस करने की अनुमति आपको, यानी कि कुछ भी अगर उसमें ठीक करना है तो वो ठीक करने की अनुमति आपको होती है। एंड करेक्शंस ऑफ प्रिंटिंग एरर्स इन अदर प्रिंटेड मैटर, अगर कोई अदर प्रिंटेड मैटर है उस प्रिंटिंग में अगर कोई एरर या त्रुटि है उसको भी सही करने की अनुमति आपको रहेगी। Pictures, plans, maps, drawings done by hand or by mechanical process or photographs and engravings not wearing any writing, कोई भी पिक्चर है, कोई भी प्लान है, कोई भी मैप है या कोई भी ड्राइंग है, चाहे उसको हाथ से तैयार किया गया है या फिर किसी मैकेनिकल प्रोसेस से तैयार किया गया है, या फिर कोई भी फोटोग्राफ है या कोई भी एनग्रेविंग यानी कि कोई नक्काशी है, इन पर भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। कौन सी चीज़ लिखने की अनुमति होगी, इनके पेन का यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हैं, आप सिग्नेचर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डेट और डिस्क्रिप्शन हो सकती है, डेडिकेशन हो सकती है, लेकिन वो भी 5 शब्दों से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर कोई भी पिक्चर, प्लान, मैप या ड्राइंग भेजी जाती है, चाहे वो हाथ से तैयार की हो, चाहे वो मैकेनिकल प्रोसेस से तैयार की हो, या फिर कोई फोटोग्राफ या एनग्रेविंग आप भेज रहे हैं, तो उसमें भी सिग्नेचर, डेट, डिस्क्रिप्शन और डेडिकेशन, डेडिकेशन के लिए 5 से ज़्यादा शब्दों का आप यूज़ नहीं करेंगे। इन चीज़ों के अलावा कुछ भी और लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। बिजनेस, कमर्शियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्रॉन होली और पार्शली बाई हैंड, एग्जाम्पल दे रखे हैं डीड्स, अकाउंट्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रपोजल्स फॉर इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज। व्यापार, वाणिज्य, कानूनी दस्तावेज पूरी तरह आंशिक रूप से हाथ से तैयार किए गए, जैसे लेखें, मुख्तारनामा, बीमा और बीमा पॉलिसियों के लिए प्रस्ताव में लेखन की अनुमति आपको रहती है। नेक्स्ट आपके पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स फॉर प्रेस,
प्रेस के लिए कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट है या कोई भी पांडुलिपि है, या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजिक या म्यूजिक की कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि है। ठीक है, प्रेस के लिए कोई भी पांडुलिपि या फिर म्यूजिक की कोई भी पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट है। नोट वेयरिंग एनी रिटन एंडोर्समेंट, इसमें भी कोई लिखित समर्थन नहीं होना चाहिए। सिर्फ किन चीज़ों को लिखने की अनुमति होगी? अ डायरेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ नोट मोर देन 10 वर्ड्स रिगार्डिंग द डिस्पोजल फॉर रिटर्न ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। सबसे पहले इन पांडुलिपियों को या मैन्यूस्क्रिप्ट्स को भेजने वाले का नाम और पता हो सकता है। दूसरी बात, अगर किसी वजह से इनका वितरण ना हो पाए तो इनकी रिटर्न कैसे करनी है या इनका निपटान कैसे करना है, उसके संबंध में निर्देश हो सकते हैं, लेकिन वो भी 10 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो प्रेस के लिए अगर कोई पांडुलिपि है या फिर म्यूजिक मैन्यूस्क्रिप्ट है, म्यूजिक की कोई पांडुलिपि है, तो उसमें भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्रेषक का नाम और पता लिखने की अनुमति होगी। और इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर इनका वितरण ना हो पाए तो इनका निपटान कैसे करना है, वापसी कैसे होगी, उसको बताने के लिए और उस तरह के निर्देश देने के लिए 10 से ज़्यादा शब्दों का यूज नहीं किया जाएगा। Licenses, statistical returns sent by or to officials by the designation only, and revenue and judicial processes sent by court of presidents of union boards, presidents of panchayats and presidents of चौकीदार unions and vice versa। अधिकारियों द्वारा केवल उनके पदनाम द्वारा भेजे गए लाइसेंस, सांख्यिकीय रिटर्न और राजस्व और न्यायिक प्रक्रियाओं के जो न्यायालय द्वारा संघ बोर्डों के अध्यक्षों, पंचायत के अध्यक्षों, चौकीदारों के अध्यक्षों या इसके विपरीत भेजी जाती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोर्ट समन्स, notices and similar documents issued by a criminal or civil court, whether sent from the court of issue or returned to it direct। कोर्ट के कोई भी सम्मन है, कोर्ट के कोई भी नोटिस है या इसी तरह का और कोई दस्तावेज है जिसे किसी क्रिमिनल कोर्ट या सिविल कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, फिर उसको भेजा जा रहा है या फिर वापसी कहीं से वो आ रहा है सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट को। ठीक है, तो इस तरह के जब भी कोई कोर्ट सम्मन, नोटिस या सिमिलर डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे, या फिर इसके अलावा क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिस और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पुलिस डायरीज, पुलिस की जो डायरीज होती हैं, कैन नॉट बी सेंट एज बुक पैकेट्स। इनको बुक पैकेट्स के रूप में बुक पैकेट की दर के ऊपर नहीं भेज सकते हैं। कोर्ट सम्मन, इसी तरह के और कोई दस्तावेज जिन्हें क्रिमिनल कोर्ट या सिविल कोर्ट के द्वारा भेजा जा रहा है या वो सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट को वापस आ रहे हैं, या फिर जो पुलिस डायरीज होती हैं, इनको कभी भी बुक पैकेट्स दरों के ऊपर नहीं भेजा जाएगा। Written letters of old dates which have previously passed through post and serve their original purpose। अब कोई भी अगर ऐसा लेटर आप भेजना चाहते हैं जो पहले ही डाक के माध्यम से गुजर चुका है और उसका जो असली उद्देश्य था, उसका जो मूल उद्देश्य था, उस मूल उद्देश्य को वो पूरा कर चुका है। रिटन लेटर, लिखा हुआ लेटर पुरानी किसी तारीख का जो पहले ही डाक से गुजर चुका है और अपने मूल उद्देश्य को, ओरिजिनल पर्पस को पूरा कर चुका है, उसको भी आप डाक के माध्यम से भेज सकते हैं बुक पैकेट रेट्स के ऊपर। यानी कि बुक पैकेट में आप इस तरह के लेटर या इस तरह के पत्र को भेज सकते हैं जो किसी पुरानी डेट का है और जो पहले ही डाक से गुजर चुका है और अपने असली पर्पस या अपने असली उद्देश्य को पूरा कर चुका है। डॉक्यूमेंट्स होली और पार्शली प्रोड्यूस्ड इन इमिटेशन ऑफ प्रिंटिंग, ऐसे डॉक्यूमेंट जो पूरी तरह से या पार्शली यानी कि कुछ हिस्सा उनका किस तरह से तैयार किया जाता है, इमिटेशन ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की नकल से। क्या वो कैसे तैयार किया जा रहा है, प्रिंटिंग की नकल से। रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट और टाइप रिटन ओरिजिनल, ठीक है, टाइप रिटन या मैन्यूस्क्रिप्ट से जिसे रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, दोबारा से बनाया जा रहा है, और बाय एनी मैकेनिकल प्रोसेस या किसी अन्य मैकेनिकल प्रोसेस से बनाया जा रहा है। ठीक है, उसकी फोटोकॉपी की जा रही है या उसको किसी मैकेनिकल प्रोसेस से बनाया जा रहा है, जैसे पॉलीग्राफी है, क्रोमोग्राफी है, मीमोग्राफी है, फिर इसी तरह के किसी और प्रोसेस के माध्यम से।
ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप इनको बुक पैकेट के माध्यम से भेज सकते हैं। किसको भेज सकते हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको पूरी तरह से या फिर या फिर उनका कुछ हिस्सा कैसे तैयार किया जा रहा है? प्रोड्यूस्ड इन इमिटेशन ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की नकल से उनको तैयार कर रहे हैं, या फिर जिनको मैन्यूस्क्रिप्ट या टाइप रिटन से तैयार किया जा रहा है। कैसे तैयार किया जा रहा है? उनकी फोटोकॉपी करके या फिर किसी अन्य मैकेनिकल प्रोसेस से, जैसे पॉलीग्राफी, क्रोमोग्राफी, मीमोग्राफी। तो इस तरह के जो भी दस्तावेज तैयार किए जाएंगे उनको भी आप बुक पैकेट रेट्स के ऊपर भेज पाएंगे। प्यूपिल्स एक्सरसाइजेज इन ओरिजिनल और विद करेक्शंस। प्यूपिल्स एक्सरसाइजेज क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों के लिए जो एक्सरसाइजेज या अभ्यास होते हैं, इनके उनको जो करने के लिए दिए जाते हैं, चाहे वो ओरिजिनल है चाहे वो करेक्शंस के साथ हैं, विदाउट एनी नोट विच डज नॉट रिलेट डायरेक्टली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। तो अब विद्यार्थियों के जो अभ्यास हैं, चाहे वो मूल रूप से हैं चाहे वो करेक्शंस के साथ हैं, उनको भी आप बुक पैकेट्स रेट्स के ऊपर भेज सकते हैं। लेकिन इनमें कोई भी ऐसा नोट नहीं होना चाहिए जो कार्य के निष्पादन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ हो। ठीक है, वो प्यूपिल का जो काम होता है उनके काम से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए कि ऐसा काम दिया है और ये करवाना है। उनके काम के निष्पादन से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो प्यूपिल एक्सरसाइजेज हैं, चाहे ओरिजिनल में चाहे करेक्शन के साथ, उनको भी आप बुक पैकेट और रेट्स के ऊपर भेज सकते हैं। होरोस्कोप्स इन मैन्यूस्क्रिप्ट नोट वेयरिंग रिटन एंडोर्समेंट। उसके बाद होरोस्कोप्स हो सकती हैं पांडुलिपि में। होरोस्कोप्स क्या होती है? कुंडली। तो कोई भी कुंडली हो सकती है पांडुलिपि में, लेकिन इसमें कोई भी रिटन एंडोर्समेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी लिखित समर्थन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने की, इनको आप बुक पैकेट और रेट्स के ऊपर भेज सकते हैं। क्लोज नंबर 121 है स्पेशल फैसिलिटी फॉर ग्रीटिंग कार्ड्स एंड इनविटेशन कार्ड्स। ग्रीटिंग कार्ड और निमंत्रण कार्ड के लिए विशेष सुविधा। इन द बिगर ऑफिसेज वेयर द वॉल्यूम ऑफ पैकेट्स हैंडल्ड इज हैवी। ऐसे बड़े कार्यालय जहाँ पर बड़ी संख्या में पैकेट्स आते हैं, बड़ी संख्या में पैकेटों को हैंडल करना पड़ता है, सच सेकेंड क्लास मेल मैटर इज डेल्ट विद सेपरेटली फ्रॉम फर्स्ट क्लास मेल। वहाँ पर इस तरह के जो द्वितीय श्रेणी की डाक होती है, किस तरह की द्वितीय श्रेणी की डाक? ये जो ग्रीटिंग कार्ड या इनविटेशन कार्ड वाले पैकेट होते हैं, उनको क्या किया जाता है? प्रथम श्रेणी की डाक से अलग करके निपटाया जाता है। As an exception, book packets containing only greeting cards or printed invitations are given surface transmission along with first class mails and registered newspapers. Exception या अपवाद के रूप में ऐसे बुक पैकेट जिनमें सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड या प्रिंटेड इनविटेशन हो, उनको क्या किया जाता है? प्रथम श्रेणी की डाक और पंजीकृत समाचार पत्रों के साथ सरफेस ट्रांसमिशन दिया जाता है, सतह प्रसारण दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बुक पैकेट जिनमें सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड या प्रिंटेड इनविटेशन होंगे, उनको फर्स्ट क्लास मेल और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के साथ क्या किया जाता है? सरफेस ट्रांसमिशन दिया जाता है, यानी कि उनको जल्दी से ट्रांसमिट कर दिया जाता है, जैसे फर्स्ट क्लास मेल और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को किया जाता है। To identify such book packets containing only greeting cards और printed invitations। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये बुक पैकेट है और इसमें सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड या प्रिंटेड इनविटेशन है? दे शुड बी प्रोमिनेंटली सुपरस्क्राइब्ड ग्रीटिंग्स और इनविटेशंस। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्शन होनी चाहिए, इसके ऊपर ग्रीटिंग्स या इन्विटेशंस इस तरह से लिखा होना चाहिए। कहाँ पर लिखा होना चाहिए? बिलो द इंडिकेशन बुक पैकेट। अब जब भी आप बुक पैकेट भेजेंगे, उसके ऊपर बुक पैकेट आप निर्देश लिखेंगे, उस बुक पैकेट निर्देश के नीचे लिखा जाएगा ऐसे बुक पैकेट्स की पहचान के लिए इसमें ग्रीटिंग कार्ड या प्रिंटेड इनविटेशन है। क्या लिखेंगे? ग्रीटिंग्स या इनविटेशंस लिखेंगे। एट टॉप ऑफ एड्रेस साइड ऑफ एनवल्प, एनवल्प की एड्रेस साइड में टॉप के ऊपर बुक पैकेट लिखा जाएगा, उस बुक पैकेट के नीचे लिखा जाएगा ग्रीटिंग्स या इनविटेशंस, ताकि इस तरह के बुक पैकेट्स की पहचान हो सके और उनको फर्स्ट क्लास मेल और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के साथ सरफेस ट्रांसमिशन दिया जा सके। क्लोज नंबर 122 है स्पेशल प्रोविजंस। आर्टिकल्स मेंशन्ड इन क्लोज नंबर 120। अब क्लोज नंबर 120 में हमने क्या किया? हमने उन आर्टिकल्स के बारे में किया, उन चीज़ों के बारे में किया जिनको आप बुक पैकेट्स में भेज सकते हैं या जिनको बुक पैकेट दर पर भेजा जा सकता है।
सेंड एनीथिंग विद देम दैट इज नेसेसरी फॉर देयर सेफ ट्रांसमिशन थ्रू पोस्ट। तो जो भी हमने बुक पैकेट्स के बारे में क्या कि ऐसी चीज़ें या ये चीज़ें आप बुक पैकेट में भेज सकते हैं, उनके साथ और उन चीज़ों को भेजने की अनुमति रहेगी जो चीज़ें उनके सुरक्षित प्रसारण के लिए आवश्यक हैं। ऐसी चीज़ें भी साथ में आप उन बुक पैकेट्स के भेज सकते हैं जो चीज़ें उनके सरफेस जो चीज़ें उनके सेफ ट्रांसमिशन या सुरक्षित प्रसारण के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि रोलर्स या कोई भी एस्टिमेट वाइंडिंग है या माउंटिंग ऑफ कवरिंग है। इस तरह की चीज़ें आप उनके साथ भेज सकते हैं जो उनके सेफ ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी हों। एनीथिंग दैट ऑर्डिनरी अपरटेन्स लूज और अटैच्ड सच एज, फिर उसके बाद जो भी कुछ ऐसी चीज़ें जो क्या, जैसे हमने क्लोज नंबर 120 में किया कि बुक पैकेट में आप ये चीज़ें भेज सकते हैं, तो उनके साथ उनसे जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें भी आप भेज सकते हैं। जैसे आप पेन और पेंसिल भेज सकते हैं, किसके साथ, इन केस बुक पैकेट कंटेनिंग पॉकेट बुक। अगर कोई भी ऐसा बुक पैकेट है जिसमें क्या है, कोई भी पॉकेट बुक है, पॉकेट बुक के साथ और पेन और पेंसिल भी आप भेज सकते हैं। फिर अगर आप कोई फोटोग्राफ भेज रहे हैं, इन केस बुक पैकेट कंटेनिंग फोटोग्राफ बुक, अगर कोई भी ऐसा बुक पैकेट भेज रहे हैं जिसमें फोटोग्राफ बुक है तो उसके साथ फोटोग्राफ्स भेजने की अनुमति रहेगी। फिर कार्ड प्लेट्स भेज सकते हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड अगर आप बुक पैकेट में भेज रहे हैं तो उसके साथ कार्ड प्लेट्स भेजने की अनुमति भी आपको रहेगी। यानी कि बुक पैकेट्स में आप जो भी सामग्री भेज सकते हैं उस सामग्री के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को भी आप बुक पैकेट में भेज सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों को भी साथ में भेज सकते हैं जो उनके सेफ ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी हो। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 123, प्रोहिबिशंस। बुक पैकेट में क्या क्या निषेध आ जाएंगे, बुक पैकेट में आप कौन कौन सी चीज़ों को नहीं भेज सकते हैं। No communication of the nature of a letter or having the character of a personal communication may be enclosed in or written upon a book packet. बुक पैकेट में लिखित रूप में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, संचार नहीं होना चाहिए जिसकी प्रकृति पत्र की हो या जिसमें कोई भी व्यक्तिगत संचार का कुछ भी हो, क्या बुक पैकेट में कुछ भी आप ऐसा नहीं भेजेंगे, कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन या कोई भी ऐसा संचार नहीं भेजेंगे जिसकी नेचर लेटर की हो, जिसकी प्रकृति पत्र की हो, या जिसमें पर्सनल कम्युनिकेशन के कोई भी लेटर या करैक्टर हो। ये बुक पैकेट के ऊपर या बुक पैकेट के अंदर आप नहीं भेज सकते हैं। नो कार्ड वेयरिंग हेडिंग पोस्ट कार्ड शैल बी ट्रांसमिटेड ओपन एज बुक पैकेट। फिर उसके बाद किसी भी बुक पैकेट के रूप में, ठीक है, बुक पैकेट के रूप में किसी भी आप ऐसे कार्ड को नहीं भेजेंगे जिसके ऊपर पोस्ट कार्ड लिखा हुआ हो। ये हमने ऊपर किया कि आप किसी कार्ड को बुक पैकेट के रूप में भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा कार्ड जिसके ऊपर पोस्ट कार्ड हेडिंग लिखा हो उसको आप फिर बुक पैकेट के रूप में नहीं भेज सकते हैं। बुक पैकेट शैल नॉट कंटेन पेपर मनी। बुक पैकेट में कोई भी पेपर मनी नहीं होनी चाहिए। पेपर मनी का अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे अनओब्लिटरेटेड पोस्टेज या अदर स्टैम्प्स हैं, यानी कि कोई भी डाक टिकट आप बुक पैकेट में नहीं भेजेंगे। इसके अलावा कोई भी करेंसी नोट, बंडल, चेक, बैंक नोट्स, बैंक पोस्ट बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसी तरह की और कोई भी चीज़ या मनी आप बुक पैकेट के रूप में नहीं भेजेंगे। प्रोवाइडेड दैट बुक पैकेट में कंटेन वन स्टैम्प्ड और एड्रेस्ड एनवलप, पोस्ट कार्ड और रैपर वेयरिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द पैकेट और सम अदर पर्सन नेम्ड देयरइन। तो जैसे यहाँ पे बताया कि इसमें कोई भी डाक टिकट नहीं होने चाहिए, लेकिन बुक पैकेट में क्या हो सकता है, स्टैंप लगा हुआ और एड्रेस किया हुआ, संबोधित किया हुआ एक एनवलप हो सकता है, पोस्ट कार्ड या रैपर हो सकता है जिसके ऊपर उस कार्ड को भेजने वाले प्रेषक का नाम और पता, या फिर जिस व्यक्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति का नाम और पता उसके ऊपर हो सकता है। वैसे आप स्टैंप्स नहीं भेज सकते हैं, लेकिन अगर वो डाक टिकट किसी एक एनवलप के ऊपर, कार्ड के ऊपर या रैपर के ऊपर लगाए गए हैं और उसके ऊपर सेंडर का नाम और पता है या किसी अन्य व्यक्ति का नाम और पता है, तो वो डाक टिकट मानी जा सकती है, वो डाक टिकट उस बुक पैकेट में भेजी जाएगी। लेकिन उसके अलावा कोई भी आप डाक टिकट वगैरह इसमें नहीं भेजेंगे, करेंसी नोट्स या चेक वगैरह इस तरह की चीज़ें बुक पैकेट के अंदर नहीं भेजी जाएंगी।
नेक्स्ट आते हैं क्लोज नंबर 1 to 4। साइज की बात करते हैं। बुक पैकेट के लिए साइज क्या रहता है? अगर बुक पैकेट रोल फॉर्म में है तो इसकी लेंथ क्या हो सकती है? मिनिमम 10 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर। लंबाई प्लस ट्वाइस द डायामीटर। ये चीज़ें हम फिर से करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में फिर से आएंगी, तो यहाँ पे आपको याद कर लेनी है। तो लेंथ और डायामीटर का 2 गुना, क्योंकि ये रोल फॉर्म में आप भेज रहे हैं तो इसका डायामीटर भी होगा। डायामीटर को 2 से गुना करनी है और लंबाई को जोड़ना है, तो मिनिमम 17 सेंटीमीटर और मैक्सिमम जो है 100 सेंटीमीटर हो सकती है। अगर ये रोल फॉर्म में नहीं है, जैसे कार्ड के रूप में भेजा, तो 10/7 सेंटीमीटर मिनिमम साइज, और मैक्सिमम की बात करें तो कितना हो सकता है? 60/30/30 लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ। इस तरह से तीनों चीज़ों के लिए 60/30/30 हो सकता है। बुक पैकेट सेंट ओपन इन कार्ड फॉर्म नेवर थिनर नोर मोर फ्लेक्सिबल देन इनलैंड पोस्ट कार्ड। अब बुक पैकेट के रूप में आप कार्ड को भी भेज सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर पोस्ट कार्ड हेडिंग नहीं लिखा होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बुक पैकेट के रूप में जब भी आप कार्ड को भेजेंगे तो ये जो कार्ड है इनलैंड पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड से ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास वेट। बुक पैकेट के वजन की बात करें तो इसका मैक्सिमम वेट 5 किलोग्राम हो सकता है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। बुक पैकेट आपके और भी तरह के होते हैं जिनके लिए कुछ अलग वेट लिमिट्स भी होती हैं, लेकिन नॉर्मल जो बुक पैकेट होते हैं उनका मैक्सिमम वेट 5 किलोग्राम हो सकता है। डायरेक्टर जनरल में इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस प्रेस्क्राइब अ लोअर लिमिट ऑफ वेट फॉर बुक पैकेट्स। महानिदेशक डाक या डायरेक्टर जनरल विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष डाकघर या कार्यालय में बुक किए जाने वाले बुक पैकेट की निम्न सीमा निर्धारित कर सकता है। कौन सी निम्न सीमा? वजन की निम्न सीमा। मतलब वो ये निर्धारित कर सकता है कि इस बारे कार्यालय में या इस कार्यालय को भेजे जाने वाले बुक पैकेट की जो वेट लिमिट है वो 5 किलोग्राम नहीं होगी, सिर्फ 2 किलोग्राम होगी। तो डायरेक्टर जनरल इस चीज़ का निर्धारण कर सकता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कि किसी भी कार्यालय के द्वारा बुक किए जाने वाले बुक पैकेट की वजन सीमा कितनी होगी। वो 5 किलोग्राम से कम सीमा भी निर्धारित कर सकता है। डायरेक्टर जनरल में आल्सो प्रेस्क्राइब दैट every book packet having contents of a specified nature as the director general may notify shall be accompanied by a declaration in such form as may be prescribed by the director general। उसके बाद डायरेक्टर जनरल इस चीज़ का निर्धारण भी कर सकता है कि प्रत्येक बुक पैकेट में एक निर्दिष्ट प्रकृति की सामग्री होगी। क्या वो ये बोल सकता है कि अगर ये बुक पैकेट आप भेज रहे हैं तो इसमें इसी तरह की या इसी तरह की प्रकृति की सामग्री होनी चाहिए, और उसके साथ डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए, एक घोषणा भी होनी चाहिए, जैसा कि वो डायरेक्टर जनरल के द्वारा निर्धारित की जाएगी। क्लोज नंबर 1 to 6 है पैकिंग के बारे में। अ बुक पैकेट मस्ट बी पोस्टेड विदाउट अ कवर और इन एन अनफास्टेंड एनवेलप और इन अ कवर विच कैन बी इजीली रिमूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट ब्रेकिंग एनी सील एंड टेयरिंग एनी पेपर और सेपरेटिंग एनी अडहेरिंग सरफेसेस। अब जब भी बुक पैकेट भेजा जाएगा, या तो आपने इस सामग्री को जो बुक पैकेट में भेज रहे हैं बिना कवर के भेजनी है। बुक पैकेट को या तो आप बिना कवर के भेजेंगे या फिर आप अनफास्टेंड एनवल्प में भेजेंगे। अनफास्टेंड एनवल्प का क्या अर्थ हो जाएगा? खुले लिफाफे में भेजेंगे, या फिर ऐसे कवर में डाल के भेजेंगे जिसको आसानी से निकाला जा सके, रिमूव किया जा सके। क्यों रिमूव किया जा सके? फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, उस बुक पैकेट की जांच करने के उद्देश्य से उसको आसानी से निकाला जा सके। विदाउट ब्रेकिंग एनी सील, बिना किसी सील को तोड़े, बिना किसी पेपर को फाड़े और बिना किसी चिपके हुए सरफेस को अलग करके। तो इस तरह से भेजना है बुक पैकेट को कि आपने या तो कवर लगाना नहीं है, अगर आपने कवर लगाना है तो अनफास्टेंड एनवल्प लगा सकते हैं, खुला हुआ लिफाफा लगा सकते हैं, या फिर ऐसे कवर का आप यूज़ करेंगे जिसको एग्जामिनेशन या जांच करने के उद्देश्य से आसानी से खोला जा सके और वहाँ पे कोई भी सील ना तोड़नी पड़े, या फिर किसी भी पेपर को फाड़ना ना पड़े, या फिर किसी भी चिपकने वाली सरफेस को अलग ना करना पड़े। पैकेट पोस्टेड विदाउट अ कवर मे नॉट बी फास्टेंड लाइक दैट विच प्रिवेंट देयर इजी एग्जामिनेशन।
जो भी पैकेट आप भेजेंगे उसको आपने बिना कवर के जब भेजना है, तो आपने बिना कवर के भेजने का मतलब ये नहीं है कि उसको इस तरह से बांध के भेज देना है कि वो उसकी आसानी से जो जांच की जानी थी उसको रोके। तो जब भी आप क्या करेंगे, बिना कवर की किसी भी बुक पैकेट को भेजेंगे तो आप उसको बांध के भेज सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह से भी उसको नहीं बांध देना है कि उसकी आसानी से एग्जामिनेशन करने में कोई भी बाधा आए। क्लोज नंबर 127 है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। शर्तों के उल्लंघन के लिए क्या जुर्माना आपसे लिया जाता है। इफ अ बुक पैकेट विच इज फाउंड टू कंटेन एनीथिंग नॉट परमिटेड बाई रूल्स और टू बी पैक्ड इन अ मैनर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल। जब भी आप बुक पैकेट भेजेंगे, अब मान लीजिए आपने जो बुक पैकेट भेजा है उस बुक पैकेट में जिन चीज़ों को भेजने की अनुमति नहीं है, आपने वो चीज़ें बुक पैकेट में भेजी हैं, या फिर उस बुक पैकेट को पैक करने के लिए जो निर्धारित शर्तें हैं, जो निर्धारित रूल हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपने उसको पैक नहीं किया है, इट शैल बी चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विद द लेटर और पार्सल पोस्टेज। तो वितरण के समय इसके ऊपर पत्र या पार्सल डाक दर के अनुसार शुल्क लगाया जाएगा। दोनों में से जो भी कम होगा, देखा जाएगा कि लेटर या पार्सल पोस्टेज दर दोनों में से जो भी कम बनती है वो आपसे इस बुक पैकेट के ऊपर ली जाएगी, प्रोवाइडेड दैट दी कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच सच पोस्टेज कैन बी चार्ज आर आल्सो फुलफिल। लेकिन ये भी देखा जाएगा कि जिस चीज़ के अनुसार आप पोस्टेज चार्जेस ले रहे हैं उस चीज़ के लिए जो निर्धारित शर्तें हैं क्या ये वो उसको भी पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बुक पैकेट में अगर आप कुछ भी ऐसा भेजते हैं जिसको भेजने की अनुमति उसमें नहीं थी, या फिर उसको निर्धारित शर्तों के अनुसार आप पैक करके नहीं भेजते हैं, तो इसको पत्र या पार्सल दर के अनुसार जो भी कम शुल्क लगेगा उसके अनुसार इसका वितरण किया जाएगा। Any postage paid on it shall be taken into account in assessing the charge। अब मान लीजिए आपने एक बुक पैकेट भेजा, उसके ऊपर 10 रुपये चार्जेस आपने दिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भेज दिया जो आपको बुक पैकेट में नहीं भेजना चाहिए था, फिर तो आपसे जो चार्जेस लिए जाएंगे वो पत्र या पार्सल दर के अनुसार लिए जाएंगे, दोनों में से जो भी कम होगा। तो वो मान लीजिए क्या बनते हैं, 15 रुपये बनते हैं। अब आपसे वितरण के समय कितने चार्जेस लिए जाएंगे या सेंडर से कितने चार्जेस लिए जाएंगे। एनी पोस्टेज पेड ऑन इट shall be taken into account in assessing the charges। तो जब प्रेषक को या प्राप्तकर्ता को इस तरह के बुक पैकेट, ठीक है, वो प्राप्तकर्ता को तो नहीं भेजा जाएगा, सेंडर को वापस भेजा जाएगा, तो सेंडर को जब वो वापस वितरित किया जाएगा तो सेंडर से जो चार्जेस लिए जाएंगे उन चार्जेस में से ये जो चार्जेस आपने बुक पैकेट भेजने के लिए दिए थे वो कम कर दिए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए अगर उसको लेटर की तरह ट्रीट किया गया तो उसके ऊपर 15 रुपये चार्जेस बनते हैं, आपने बुक पैकेट के लिए पहले 10 रुपये दे दिए हैं, तो ये 10 रुपये क्या किए जाएंगे, 15 रुपये में से माइनस कर दिए जाएंगे। बट द अमाउंट चार्ज अंडर दिस सब क्लोज शैल इन नो केस बी लेस देन 25 पैसे। और इस क्लोज में जो आपसे चार्जेस लिए जाएंगे वो 25 पैसे से कम नहीं होंगे। अगर 20 पैसे बनते हैं तब भी आपको 25 पैसे कम से कम देने पड़ेंगे। If a book packet is found to be excess in either the prescribed size or the prescribed weight, अगर कोई भी बुक पैकेट इसके लिए निर्धारित साइज से ज़्यादा पाया जाता है या निर्धारित वजन से ज़्यादा पाया जाता है, इट विल बी रिटर्न टू सेंडर, इसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा और इसके ऊपर दिया गया कोई भी पोस्टेज चार्जेस आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर दिया गया कोई भी डाक शुल्क आपको वापस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 128 की बात करते हैं। बुक पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, मुद्रित पुस्तकों वाले बुक पैकेट। अब ऐसे बुक पैकेट हमने किया था सेकंड क्लास मेल्स में, क्या क्या आते हैं, बुक पैकेट आते हैं, बुक पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स आती हैं, ठीक है। तो बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स क्या होती हैं, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। द स्पेशल रेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स शैल बी एप्लीकेबल ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो इनके लिए जो चार्जेस हैं वो हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करेंगे। तो किसी भी बुक पैकेट जिसमें क्या है, प्रिंटेड बुक्स हैं, उसके लिए स्पेशल रेट ऑफ पोस्टेज यानी कि विशेष
आप कह सकते हैं डाक शुल्क दर लागू होती है, उसमें आपको तभी वो कंसेशन मिलेगा या वो जो विशेष शुल्क दर है तभी वो लागू होगी अगर ये बुक पैकेट निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। कौन कौन सी शर्तें हैं? सच बुक पैकेट शैल नॉट कंटेन एनी पब्लिकेशन पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इस बुक पैकेट में कुछ भी ऐसा प्रकाशन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए जो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, नियमित अंतराल के ऊपर प्रकाशित होता है। वैसे हमने बुक पैकेट जब किए थे तब हमने किया था कि इसमें आप किसी भी प्रकार का प्रकाशन भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे बुक पैकेट जिनमें प्रिंटेड बुक्स होंगी उनमें सिर्फ प्रिंटेड बुक्स ही होंगी, उसके अलावा कुछ और तरह का मटेरियल आप नहीं भेजेंगे। अगर आप इस तरह के बुक पैकेट में कोई भी ऐसा पब्लिकेशन, कोई भी ऐसा प्रकाशन भेजते हैं जो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर पब्लिश होता है तो फिर इसके ऊपर बुक पैकेट प्रिंटेड बुक्स वाली जो रेट है या दर है वो लागू नहीं होगी। सच बुक पैकेट शैल वेयर ऑन द आउटसाइड द इंस्क्रिप्शन प्रिंटेड बुक्स। और इस तरह के बुक पैकेट के बाहर क्या लिखा होना चाहिए? प्रिंटेड बुक्स लिखा होना चाहिए, मुद्रित पुस्तकें लिखा होना चाहिए। अब ऐसी सारी कंडीशंस क्यों है? क्योंकि इस तरह के जो बुक पैकेट होते हैं इनके ऊपर हर 100 ग्राम के ऊपर सिर्फ 1 रुपया आपसे लिया जाता है। यानी कि अगर आपने 500 ग्राम का कोई बुक पैकेट भेजना है जिसमें प्रिंटेड बुक्स हैं तो उसके ऊपर कितने चार्जेस बनेंगे? सिर्फ 5 रुपये बनेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर इतनी सारी कंडीशंस हैं कि इसमें कोई ऐसा पब्लिकेशन ना हो जो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर पब्लिश होता हो। इसके बाहर लिखा होना चाहिए क्या है, ये प्रिंटेड बुक्स हैं। और ऐसा लिखने की क्या ज़रूरत होती है? ताकि जो भी आर्टिकल्स आपके रास्ते में जब जाएंगे तो उनके ऊपर क्यों कम डाक शुल्क आपसे लिए गए, इस चीज़ के बारे में पता लग सके। अगर किसी बुक पैकेट के बाहर प्रिंटेड बुक्स नहीं लिखा है, उसके ऊपर डाक टिकट लगी है सिर्फ 5 रुपए की, अब आपको क्यों पता कि सिर्फ इसके ऊपर 5 रुपए की डाक टिकट क्यों लगाई गई है? तो अगर आप लिखेंगे प्रिंटेड बुक्स तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो चार्जेस लगने थे उनमें छूट मिली है। इसलिए इनके बाहर क्या लिखा होना चाहिए? प्रिंटेड बुक्स लिखा होना चाहिए। Each book in such book packet shall consist wholly or substantially of reading matter। ऐसे बुक पैकेट की प्रत्येक बुक में, क्या बुक पैकेट आपके जितने भी होंगे प्रिंटेड बुक्स वाले, इनमें जितनी भी किताबें भेजी जाएंगी उनमें होली और सब्सटेनली क्या होना चाहिए? रीडिंग मैटर होना चाहिए, पढ़ने वाली सामग्री होनी चाहिए। या फिर कोई पेंटिंग हो सकती है, फोटोग्राफी या डायग्राम हो सकती है, ऐसी तरह का सिमिलर कोई और मैटर या सामग्री हो सकती है। उसमें साथ में ब्लैंक स्पेसेस भी हो सकते हैं फॉर नोटेशन बाय स्टूडेंट्स, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना अंकन कर सकें। जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं उसी तरह से इसमें ब्लैंक स्पेसेस भी हो सकती हैं ताकि स्टूडेंट्स अपना अंकन कर सकें। Each book in such book packet shall consist of printed matter। ऐसे बुक पैकेट की प्रत्येक बुक में सिर्फ प्रिंटेड मैटर होना चाहिए, प्रिंट की हुई सामग्री होनी चाहिए। बट शैल नॉट कंटेन एनी एडवर्टाइजमेंट्स अदर देन इंसिडेंटल अनाउंसमेंट्स और लिस्ट ऑफ बुक। और इसमें कुछ भी और चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए? प्रिंटेड मैटर होना चाहिए। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट डाल के भेज दो, ऐसा नहीं है। तो इसमें सिर्फ प्रिंटेड सामग्री होनी चाहिए, लेकिन कोई भी एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें इंसिडेंटल अनाउंसमेंट हो सकती हैं, आकस्मिक कोई घोषणा है वो हो सकती है, या फिर किताबों की कोई लिस्ट है वो भी इसमें हो सकती है। इसके अलावा कुछ भी प्रिंटेड मैटर इसमें नहीं होना चाहिए। ईच बुक इन सच बुक पैकेट शैल कंटेन द नेम ऑफ प्रिंटर और पब्लिशर। ऐसे बुक पैकेट की प्रत्येक पुस्तक में मुद्रक या प्रकाशक का नाम भी होगा। क्या ऐसे बुक पैकेट जिनमें क्या है? प्रिंटेड बुक्स हैं, उन बुक्स के ऊपर क्या होना चाहिए? प्रिंटर और पब्लिशर का नाम भी होना चाहिए। नो बुक इन सच बुक पैकेट शैल बेयर एनी कैरेक्टर और इंस्क्रिप्शन रिप्रोड्यूस्ड बाय एनी मीन्स अदर देन प्रिंटिंग। ऐसी बुक पैकेट में किसी भी बुक पर छपाई के अलावा किसी अन्य माध्यम से पुनरुत्पादित कोई भी अक्षर या शिलालेख नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें जो भी सामग्री होगी वो प्रिंटेड ही होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। Any such book may however contain
इन राइटिंग द नेम ऑफ द पर्सन टू whom it is sent or presented। ऐसे किसी भी पुस्तक में प्रेषक और प्राप्तकर्ता का लिखित नाम हो सकता है, डेट हो सकती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर और ओनर या प्रेषक का नाम और पता हो सकता है, एंड नोट मोर देन 5 वर्ड्स और इनिशियल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ सिग्निफाइंग प्रेजेंटेशन। तो ऐसे बुक पैकेट, ठीक है, जिनमें प्रिंटेड बुक्स हैं, तो ऐसी बुक्स में क्या हो सकता है, लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन वो क्या हो सकता है लिखा हुआ, वो उस व्यक्ति का नाम हो सकता है जिसके लिए आप ये भेज रहे हैं, प्रेषक का नाम पता हो सकता है, डेट हो सकती है, और साथ में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के 5 से ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। प्रोविजंस 122 टू 127, जैसे उसमें क्या भेजेंगे क्या नहीं भेजेंगे, या फिर उसके वेट लिमिट्स या फिर उसकी जो साइज लिमिट्स हैं वो क्या हैं, तो ये आपके जो बुक पैकेट्स के ऊपर लागू होती हैं, वही आपके इनके ऊपर भी लागू होती है, बुक पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं, दूसरे होते हैं बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल। ऐसे बुक पैकेट जिनमें पीरियोडिकल या पत्रिकाएं हों, उनके लिए क्या कंडीशन है, स्पेशल रेट एप्लीकेबल ओनली इफ बिलो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल, अब इनके ऊपर भी क्या होता है, पोस्टेज चार्जेस में आपको छूट मिलती है। ऐसे बुक पैकेट जिनमें पीरियोडिकल्स या पत्रिकाएं हों, उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता है तभी जो स्पेशल रेट है या विशेष दर है, यानी कि जो नॉर्मल पोस्टेज चार्जेस हैं उससे कम चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, वो आपके ऊपर लागू होंगे। अगर should be registered with the registrar of newspaper in India under the present registration of Books Act 1867। तो इस तरह के बुक पैकेट में जो आप पीरियोडिकल या पत्रिका भेजेंगे वो क्या होनी चाहिए, भारत में रजिस्टर होनी चाहिए, पंजीकृत होनी चाहिए, किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत में न्यूज़पेपर के रजिस्ट्रार के साथ वो पंजीकृत होनी चाहिए, किसके अंडर, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के अंडर। पीरियोडिकल बेयर इन एनी कन्वीनियंट प्लेस आइदर ऑन फर्स्ट एंड लास्ट पेज। फिर जो पत्रिका है उसमें किसी भी सुविधाजनक स्थान पर, चाहे वो फर्स्ट पेज हो सकता है चाहे वो लास्ट पेज हो सकता है, सुपरस्क्रिप्शन होनी चाहिए। क्या सुपरस्क्रिप्शन होनी चाहिए, रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया अंडर नंबर। तो जो भी नंबर दिया जाएगा उस नंबर को यहाँ पे लिखना है और ये सुपरस्क्रिप्शन वहाँ पे फर्स्ट पेज या लास्ट पेज के ऊपर होनी चाहिए। बाकी जो कंडीशंस बताई गई हैं 122 से लेके 127 तक, वो इसके ऊपर भी लागू होती हैं। नेक्स्ट आते हैं पैटर्न एंड सैंपल पैकेट्स की बात करते हैं। सैंपल क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का आप कोई सैंपल भेजते हैं, उस तरह के बुक पैकेट्स के बारे में। क्लोज नंबर 130 में आता है अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड बुक पैकेट्स के बारे में। अगर कोई भी पैटर्न या सैंपल पैकेट अनपेड भेजा जाता है तो वितरण के समय दोगुने डाक शुल्क उसके ऊपर लिए जाते हैं। अगर इनसफिशिएंटली पेड भेजा जाता है तो जो भी डेफिशिएंसी होगी उस डेफिशिएंसी के दोगुने शुल्क वितरण के समय लिए जाते हैं। क्लोज नंबर 131 है कंटेंट्स। अब ये जो आपके बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट होते हैं इनमें क्या क्या सामग्री भेजी जा सकती है। और पैटर्न और सैंपल पैकेट्स में कंटेन बोनाफाइड ट्रेड पैटर्न्स और सैंपल्स ऑफ मर्चेंडाइज। इसमें क्या हो सकता है, बोनाफाइड ट्रेड पैटर्न और सैंपल्स ऑफ मर्चेंडाइज। तो इसमें क्या हो सकता है, बोनाफाइड ट्रेड पैटर्न या माल के नमूने हो सकते हैं। मर्चेंडाइज क्या होता है, माल, उसके कोई भी सैंपल या पैटर्न हो सकते हैं। नोट हैविंग एनी सेलेबल वैल्यू, लेकिन ये जो भी आप मर्चेंडाइज या माल भेजेंगे उसका कोई भी बिक्री योग्य मूल्य नहीं होना चाहिए, कोई भी उसकी सेलेबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। टुगेदर विदाउट एनी मैटर विच मे बी सेंट एज अ बुक पैकेट। और जो भी आप इसमें माल के नमूने भेजेंगे या फिर जो भी ट्रेड पैटर्न भेजेंगे उसके साथ इसमें वो सारी चीज़ों को भेजने की अनुमति रहेगी जो बुक पैकेट के रूप में भी आप भेज सकते हैं। तो बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट में क्या हो सकता है, माल के नमूने हो सकते हैं जिनका कोई बिक्री योग्य मूल्य नहीं होना चाहिए, जिनकी कोई सेलेबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और इनमें साथ में क्या हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको बुक पैकेट के रूप में आप भेज सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकती है, अगर आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। There must be no writing upon or in a pattern or sample packet।
पैटर्न या सैंपल पैकेट के ऊपर या उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। किन चीज़ों को छोड़कर? कुछ चीज़ों को लिखने की अनुमति होती है, उसके अलावा कुछ भी इनके ऊपर या इनके अंदर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों को लिखने की अनुमति है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर, ऐसे बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट को भेजने वाले का नाम और पता हो सकता है। फिर उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन फॉर हुम इट इज़ इंटेंडेड, और जिस व्यक्ति के लिए ये भेजा गया है उस व्यक्ति का नाम और पता भी इसके ऊपर हो सकता है। ट्रेडमार्क हो सकता है, नंबर, प्राइसेस हो सकती हैं, इसके वेट से जुड़ी हुए निर्देश हो सकते हैं, साइज, क्वालिटी से जुड़ी हुई चीज़ें इसके ऊपर लिखी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ों को लिखने की अनुमति है। इन चीज़ों के अलावा कुछ भी और लिखा हुआ या इसके अंदर संलग्न किया हुआ नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ड्राइड और प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास की वस्तुएं आप पैटर्न या सैंपल पैकेट में भेज सकते हैं। फिर उसके बाद ड्राइड और प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, पौधे या जानवर कैसे प्रिजर्व किए हुए, संरक्षित किए हुए या फिर ड्राई किए हुए, सुखाए हुए। अब आप सोच सकते हैं कि जो बुक पैकेट भेजे जाते हैं उनमें क्या क्या हो सकता है। इसमें प्राकृतिक इतिहास की वस्तुएं हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, इसमें ड्राई किए हुए या प्रिजर्व किए हुए प्लांट या एनिमल हो सकते हैं। जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस हो सकते हैं, भूगर्भीय नमूने हो सकते हैं, या फिर इसी तरह का और कोई भी सिमिलर ऑब्जेक्ट हो सकता है। विल आल्सो बी एडमिटेड टू ट्रांसमिशन बाई पोस्ट एट अ रेट ऑफ पोस्टेज फॉर पैटर्न एंड सैंपल पैकेट। तो इस तरह का जो भी सामान होगा या इससे जुड़ा हुआ कोई और सामान होगा उसको क्या किया जाएगा, बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट के लिए जो दर है पोस्टेज चार्जेस की उसके ऊपर एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें जो भी आप सामान भेजेंगे वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, वो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए। और उसको जो आपने पैक करना है, कैसे करना है, जो शर्तें निर्धारित की गई हैं या जो तरीका बताया गया है पैटर्न या सैंपल पैकेट को बंद करने के लिए, उसी के अनुसार इनको बंद किया होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल में प्रेस्क्राइब दैट एवरी पैटर्न एंड सैंपल पैकेट हैविंग कंटेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड नेचर। डायरेक्टर जनरल ये निर्धारित कर सकता है कि बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट में किस तरह की सामग्री या किस तरह की प्रकृति की सामग्री आप भेजेंगे, और उसके साथ कोई डिक्लेरेशन अगर वो निर्धारित करता है तो वो भी आपको प्रस्तुत करनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 132 की बात करते हैं, साइज एंड वेट। मैक्सिमम साइज की बात करें तो किसी भी बुक पैकेट के लिए जो मैक्सिमम साइज है हमने अभी किया था वो कितना है, 5 किलोग्राम। लेकिन किसी भी बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट के लिए जो मैक्सिमम वेट लिमिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी है, 2 किलोग्राम। और साइज की बात करें तो जो बुक पैकेट के लिए निर्धारित साइज है वही इसके लिए भी निर्धारित रहेगा। क्लोज नंबर 133 है, पैकिंग की बात करते हैं। अ पैटर्न और सैंपल पैकेट मस्ट बी पोस्टेड विदाउट अ कवर। जब भी आप पैटर्न या सैंपल पैकेट भेजेंगे इसको आपने या तो बिना कवर के भेजना है या फिर आपने इसको भेजना विद अ कवर ओपन एट बोथ हैंड्स। ऐसे कवर में भेजना है जो दोनों तरफ से खुला होना चाहिए, या फिर इसको आपने अनफास्टेंड एनवलप या खुले लिफाफे में भेजना है, या फिर अन्य कवर में भेजना है विच कैन बी इजीली रिमूव्ड, जिसे आसानी से निकाला जा सके, सो एज टू एडमिट अ रेडी एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेंट्स, ताकि जो भी सामग्री आपने इसमें भेजी है उसका तुरंत क्या या फिर आसानी से उसकी निरीक्षा की जा सके, उसकी परीक्षा की जा सके। Samples of seeds, drugs and other articles which cannot be sent in unfastened or removable envelopes। अब मान लीजिए अगर आप कोई भी सैंपल या पैटर्न पैकेट में ऐसी चीज़ भेज रहे हैं जिसको आप अनफास्टेड यानी कि खुले या निकालने योग्य एनवलप में नहीं भेज सकते हैं, जैसे कि सैंपल्स ऑफ सीड्स, किसी भी तरह के बीज हैं उनके सैंपल भेज रहे हैं, या कोई ड्रग है उसके सैंपल भेज रहे हैं, या अन्य आर्टिकल जिसको आप अनफास्टेड या रिमूवेबल एनवलप में नहीं भेज सकते हैं। मे बी सेंट एनक्लोज्ड इन बॉक्सेस और बैग्स, तो उनको क्या किया जा सकता है, बॉक्स या
बैग के अंदर एनक्लोज किया जा सकता है, संलग्न किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपने ध्यान रखना है प्रोवाइडेड दे आर फास्टेड इन सच वे दैट दे कैन बी इजीली ओपन। आपने इनको इस तरह से बांधना है ताकि आप इनको आसानी से खोल सकें। तो ऐसी कोई भी सीड्स की सैंपल है, ड्रग्स की सैंपल या अन्य कोई आर्टिकल जिनको आप अनफास्टेंड या रिमूवेबल एनवल्प में डाल के नहीं भेज सकते, तो आप इनको बॉक्स या बैग के अंदर संलग्न कर सकते हैं। और अगर बैग या बॉक्स के अंदर आप इनको संलग्न करेंगे तो इस तरह से ये बंधे होने चाहिए कि इनको आसानी से इनके निरीक्षण के लिए खोला जा सके। They may also be sent in airtight cases when necessary। जब ज़रूरत पड़े तो इनको एयरटाइट केसेस मतलब कि सील बंद डिब्बों में भी भेजा जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट द नेचर ऑफ द कंटेंट इज सर्टिफाइड ऑन कवर अंडर द फुल सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। लेकिन जब भी आप इनको एयरटाइट केसेस में या सीलबंद डिब्बों में भेजेंगे तो इसके बाहर क्या होना चाहिए, जिसके अंदर जो सामग्री भेज रहे हैं उस सामग्री को दर्शाने वाला एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट के ऊपर प्रेषक के सिग्नेचर होने चाहिए, प्रेषक का एड्रेस भी होना चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सर्टिफिकेट, और इस प्रमाण पत्र के उद्देश्य से, एन इम्प्रेशन ऑफ बिजनेस स्टैंप ऑफ अ फर्म, किसी भी फर्म की बिजनेस स्टैंप को भी प्रेषक के सिग्नेचर की जगह पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। Articles of glass or other fragile material must be securely packed in boxes of metal, wood or strong कार्डबोर्ड। अब जब भी आप क्या भेज रहे हैं, सैंपल पैटर्न या नमूना पैकेट के माध्यम से क्या भेज रहे हैं, कोई भी ग्लास की सामग्री भेज रहे हैं या कोई भी फ्रेजाइल मटेरियल भेज रहे हैं, आपने इसको सुरक्षित रूप से पैक करना है। सुरक्षित रूप से पैक करने के लिए आप मेटल के या वुड के या फिर मजबूत गत्ते के बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सच वे एज टू प्रिवेंट ऑल रिस्क्स ऑफ इंजरी टू द मेल्स और टू द ऑफिसर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ताकि उसके जो भी अगर आप ग्लास भेज रहे हैं, फ्रेजाइल मटेरियल भेज रहे हैं, उसकी वजह से किसी भी डाक को या किसी भी डाक कर्मचारी को कोई भी नुकसान ना हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह की सामग्री को मेटल के, वुड के या स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड के बॉक्स में डाल के भेजेंगे। लिक्विड्स, ऑयल्स एंड सब्सटेंसेस विच इजीली लिक्विफाई, जब भी आप कोई लिक्विड भेज रहे हैं, कोई ऑयल आप भेज रहे हैं, ऐसा सब्सटेंस भेज रहे हैं जो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, यानी कि आसानी से तरल अवस्था में चला जाता है। मस्ट बी एनक्लोज्ड इन हर्मेटिकली सील्ड रिसेप्टेकल्स, तो इस तरह के जो पदार्थ होंगे आपको भली भांति सीलबंद पात्र या रिसेप्टेकल आप कह सकते हैं, पात्र बॉक्स कह सकते हैं, भली भांति सीलबंद बॉक्स में डाल के आपने भेजने हैं। ईच रिसेप्टेकल मस्ट बी प्लेस्ड इन अ स्पेशल बॉक्स ऑफ मेटल, फिर इस तरह का जो भी रिसेप्टेकल होगा जिसमें आपने लिक्विड डाला है, ऑयल या कोई अन्य सब्सटेंस डाला है जो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, उसको आपने स्पेशल बॉक्स में डालना है, विशेष बॉक्स में डालना है। वो विशेष बॉक्स मेटल का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग लकड़ी का हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग गत्ते का हो सकता है। फिर उस बॉक्स में और क्या होना चाहिए, कंटेनिंग सारडस्ट, उसमें रेत होना चाहिए, कॉटन या स्पंजी मटेरियल होना चाहिए इन सफिशिएंट क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा में। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप लिक्विड भेज रहे हैं। प्रसारण के दौरान अगर वो लिक्विड कहीं से लीक होता है तो उस लीक हुए लिक्विड को वो अपने आप में एब्जॉर्व कर सके, शोषित कर सके, ऐसे में आपने उसमें ये सारी चीज़ें डाल देनी है, यानी कि सारडस्ट डाल सकते हैं, कॉटन या स्पंजी मटेरियल भी डाल सकते हैं। द लिड ऑफ द बॉक्स मस्ट बी फास्टेंड डाउन इन सच अ मैनर दैट इट विल नॉट इजीली बी डिटैच्ड, और जो भी ढक्कन आप बॉक्स का लगाएंगे वो आपने इस तरह से लगाना है कि वो आसानी से अपने बॉक्स से अलग ना हो सके। फिर आगे आपके पास फैटी सब्सटेंसेस विच आर नॉट इजीली लिक्विफाइड, क्या ऐसे फैटी सब्सटेंसेस जो आसानी से लिक्विफाई नहीं होते हैं, जैसे ऑइंटमेंट्स हैं, सॉफ्ट सोप्स हैं, रेजिन्स हैं। इस तरह की जब भी कोई सामग्री आप कैसे भेजेंगे, सैंपल पैटर्न या फिर पैकेट में भेजेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, सैंपल या पैटर्न पैकेट में भेजेंगे तो क्या होगा, मस्ट बी एनक्लोज्ड इन एन इनर कवर। सबसे पहले आपने एक इनर कवर का यूज़ करना है इस तरह के सब्सटेंस को रखने के लिए, और वो इनर कवर किसका हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, बैग ऑफ लाइनन या परचमेंट हो सकता है, चरम पत्र लाइनन का बैग हो सकता है या बॉक्स का बॉक्स हो सकता है। तो फैटी सब्सटेंसेस जो आसानी से लिक्विफाई नहीं हो सकते हैं, जैसे सॉफ्ट सोप्स हैं, रेजिन्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, इनको रखने के लिए सबसे पहले आंतरिक कवर आपने यूज़ करना
है, बॉक्स है, बैग ऑफ लाइनन या परचामेंट। फिर इसको क्या करना है, आपने एक सेकंड बॉक्स में रखना है और जो सेकंड बॉक्स है वो लकड़ी का, मेटल का, स्ट्रॉन्ग वुड का या फिर मोटे चमड़े का बना होना चाहिए। ड्राई पाउडर अगर आप भेज रहे हैं, चाहे वो डाइज है या नहीं है, मस्ट बी प्लेस्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस। उनको आपने हमेशा गत्ते के डिब्बे में डाल के भेजना है और वो गत्ते का डिब्बा फिर आपने क्या करना है, एक थैले में डालना है। थैला जो है लाइनन का या परचामेंट का बना हो सकता है, लिनन या फिर चर्मपत्र का बना हो सकता है। लाइव बीज मस्ट बी एनक्लोज्ड इन बॉक्सेस सो कंस्ट्रक्टेड एज टू प्रिवेंट ऑल डेंजर एंड टू अलो द कंटेंट्स टू बी असर्टेन्ड। जीवित मधुमक्खियां अगर आप भेजते हैं बुक पैकेट में तो उनको भी कैसे भेजा जा सकता है, बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट में भेजा जा सकता है, लेकिन ये बक्से इस तरह से बंद किए जाने चाहिए ताकि ये सभी खतरों को रोक सके और सामग्री का परीक्षण करने की अनुमति भी दें। कि आप उसमें मधुमक्खियां भेज रहे हैं, मधुमक्खियां ही भेज रहे हैं, कुछ और तो नहीं भेज रहे हैं, इस चीज की अगर परीक्षण करना पड़े तो वो बुक्स उसकी भी अनुमति दे। नेक्स्ट आपके पास क्लॉज नंबर 134, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। शर्तों के उल्लंघन के लिए क्या जुर्माना होगा। सैंपल या फिर पैटर्न पैकेट के लिए जो शर्तें बताई गई हैं, अगर उनका उल्लंघन करते हुए कोई पैकेट पाया जाता है, if a pattern or sample packet is found to contain anything not permitted by the rules, कि अगर सैंपल या पैटर्न पैकेट में कुछ भी ऐसा पाया जाता है जो दिए गए रूल्स के अनुसार आप उसमें नहीं भेज सकते हैं, और टू बी इन एक्सेस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड साइज और वेट, या फिर वो अपने निर्धारित साइज या वजन से ज़्यादा है, और टू बी पैक्ड इन अ मैनर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल, या फिर जो रूल दिए गए हैं उसको पैक करने के लिए उसके अनुसार नहीं है। इट विल बी चार्ज ऑन डिलीवरी विद लेटर और पार्सल पोस्टेज, तो इसका वितरण जब किया जाएगा, वितरण के समय पत्र या पार्सल डाक दर जो बनेगी, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपसे वितरण के समय इसके ऊपर चार्जेस के रूप में लिया जाएगा। एनी पोस्टेज पेड ऑन इट हाउएवर बी टेकन इनटू अकाउंट इन असेसिंग दी चार्ज। तो अगर आपने पहले से ही पैटर्न या सैंपल पैकेट के लिए कोई चार्जेस दिए हैं और शर्तों का उल्लंघन करते हुए वो पाया जाता है, तो आपके पहले से दिए हुए चार्जेस को भी उनके चार्जेस में संलग्न किया जाएगा। यानी कि जैसे आपने 5 रुपये पहले ही इसको पोस्ट करने के लिए दिए हैं, शर्तों का उल्लंघन हुआ, इसको लेटर या पार्सल पोस्टेज दर के अनुसार वितरित किया जाएगा। तो लेटर के अनुसार अगर वितरित किया जाता है तो 10 रुपये बनेंगे। तो जब 10 रुपये का भुगतान आपसे लिया जाएगा तो इन 5 रुपये को भी ध्यान में रखा जाएगा, ये 5 रुपये माइनस किए जाएंगे। क्लोज नंबर 135 है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। नकद में डाक व्यय का पूरा भुगतान। सर्टेन इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज आर ऑथराइज्ड बाय द हेड ऑफ सर्कल टू रियलाइज द पोस्टेज चार्जेस इन कैश फ्रॉम फर्म्स और अदर पर्सन्स हु पोस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट्स सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 500 पैकेट्स एट अ टाइम। ये हम कर भी चुके हैं क्लोज नंबर 12, अगर आपको याद हो तो। सर्टेन इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज को, कुछ एक महत्वपूर्ण डाकघरों को चीफ पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा नकद में डाक शुल्क भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है। ऐसी किसी फर्म या ऐसे किसी व्यक्ति से जो बड़ी संख्या में अपंजीकृत पैकेटों को पोस्ट करता है, मिनिमम 500 बड़े शहरों में, 250 छोटे शहरों में। Particulars of this facility can be ascertained from nearest principal post office। इसके संबंध में अगर आपको कोई विवरण चाहिए तो नज़दीकी प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस से या डायरेक्टली आप हेड ऑफ सर्कल को इस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें की, बिजनेस रिप्लाई कार्ड के बारे में किया, बुक पैकेट्स के बारे में किया, तो आपको अच्छे से कर लेना है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बुक्स चाहिए, MTS, पोस्टमैन या PA, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा साइट का, वहाँ से जाकर आप बुक्स ले सकते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।